वैक्सीन की करो तैयारी, 2021 में छू मंतर महामारी। सदी का सबसे बड़ा कुहासा नए साल में छंट जाएगा, उम्मीद इसकी है। दुनिया फिर पहले जैसी हो जाएगी, उम्मीद इसकी है। कोरोना के खिलाफ जंग में भारत की तैयारी पूरी है। वैक्सीनेशन का प्लान तैयार है। 4 राज्यों के ड्राई रन के बाद अब 2 जनवरी से पूरे देश में वैक्सीनेशन की मॉक ड्रिल होने जा रही है। ये जो एक्सरसाइज है, इसका उद्देश्य भी यही है कि हम हमारी हर बारीक से बारीक जो एस्पेक्ट्स हैं उनको पूरी अच्छी तरीके से उनका अध्ययन कर लें। जहाँ जहाँ हमें वैक्सीनेशंस करने हैं, उन वैक्सीनेशन के जो साइट्स हैं, वैक्सीनेशन की जो टीम्स हैं, उन साइट्स के ऊपर जो माइन्यूट से माइन्यूट बातों को ख्याल करना है। भारत में कौन सी वैक्सीन को हरी झंडी मिलती है, बस अब इंतजार इसका है। ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड तैयार है। भारत बायोटेक और आईसीएमआर की कोवैक्सीन तैयार है। दोनों को इस्तेमाल का इमरजेंसी अप्रूवल किसी भी समय मिल सकता है। अमेरिकी कंपनी फाइजर ने भी वैक्सीन तैयार कर ली है। फाइजर की वैक्सीन भारत में मिलेगी। फाइजर से एक्सपर्ट कमेटी ने कुछ जानकारी और मांगी है। इसके मिलते ही फाइजर वैक्सीन को भी मंजूरी मिल जाएगी। इसके अलावा चौथी वैक्सीन पर तेज काम हो रहा है। ये वैक्सीन जाइडस कैडिला बना रही है। इसका 3rd फेज ट्रायल शुरू होगा। जाइडस इसकी मंजूरी मांगने वाली है। दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाने के लिए भारत की तैयारियां जोरों पर है। मुझे विश्वास है कि जिस तरह बीते साल संक्रमण से रोकने के लिए हमने एकजुट होकर प्रयास किए, उसी तरह टीकाकरण को सफल बनाने के लिए भी पूरा भारत एकजुटता से आगे बढ़ेगा। भारत में वैक्सीनेशन को लेकर किस रफ्तार से काम हो रहा है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अप्रूवल से पहले ही पुणे की एस्ट्राजेनेका ने 5 करोड़ डोज तैयार भी कर लिए हैं। अच्छी बात यह है कि ब्रिटेन की इस वैक्सीन के करोड़ों डोज भारत को मिलेंगे, ये तय है। बेहद सुरक्षित माहौल में यहां वैक्सीन तैयार हो रही है। अगर मैं आपसे जानना चाहता हूं, इस वैक्सीन की सेफ्टी को लेके तमाम सवाल उठ रहे हैं और लोग जानना चाहते हैं कि ठीक है, आपकी तो कंपनी, आप ये वैक्सीन बना रहे हैं, लेकिन इस वैक्सीन को लगाना कितना सेफ है? तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये ग्लास वायल्स जो आते हैं उनको हाई स्पीड वॉशिंग लाइन पे पानी अंदर जाता है, वॉश होता है और फिर ये टनल में 200 डिग्री तक वायल को गर्म करते हैं, हीट करते हैं, स्टेरिलाइज करते हैं। तो जो भी अंदर वायल में होगा वो चले जाता है और फिर प्रोडक्ट वहाँ फिल होता है। तो ये सब ऑटोमेटेड है। आदमी यहाँ इसमें प्रोडक्ट के साथ कांटेक्ट में नहीं आता है। वैसे अब वैक्सीनेशन की तैयारी हो रही है तो एक चिंता ब्रिटेन में पैदा हुए कोरोना के नए वेरिएंट्स की हो सकती है। भारत में इसके मरीज मिले हैं, लेकिन विशेषज्ञों ने भरोसा दिया है कि मौजूदा वैक्सीन कोरोना के इस नए रूप पर भी कारगर है। RNA level, the mutation and recombination very high, 10 to the power of 6. So it is expected. It's not something media people doesn't have time. They are unnecessarily making a story out of it. But it is expected to have a lot of mutation. And you can be rest assured this vaccine also will protect that virus. First, an assurance, वैक्सीन्स जो हैं पाइपलाइन पे हमारे देश में और बाहर भी, ये इन वेरिएंट्स जो यूके में हैं और साउथ अफ्रीका में भी आए हैं, इनके अगेंस्ट काम करेगी। तो एक इम्पॉर्टेंट अश्योरेंस है कि इस स्टेट पे वैक्सीन्स के बारे में फिक्र करने की अभी ज़रूरत नहीं है। So there is no evidence that the current vaccines will fail to protect against COVID-19 on the variants reported from UK or South Africa. वैक्सीनेशन से कोरोना को भगाने का इरादा पक्का है, लेकिन जैसा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, दवाई भी कड़ाई भी, यानी सोशल डिस्टेंसिंग के नियम अभी मानने ही होंगे। मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
दो चीजों की वजह से कोरोना को लेकर हमेशा हड़कंप रहा। अव्वल ये कि एक नई बीमारी थी, बहुत संक्रामक बीमारी थी, और दूसरा बहुत सारी चीजें इसके बारे में पता नहीं रहती थी। अभी भी अगर लोग हैरत में हैं या फिर हड़कंप हो सकता है, जो कि होना नहीं चाहिए, वो है कि नया स्ट्रेन आ गया है। अब ये नया स्ट्रेन क्या खतरनाक है, कितना डरावना है, इससे बचने के क्या तरीके हो सकते हैं? जानकारी ही बचाव है और जानकारी आपके पास होनी चाहिए। इसीलिए दंगल में आज हमने एक पूरा पैनल आपके लिए तैयार किया है। ऐसे ऐसे जानकार हैं जो आपके हर भ्रम को दूर करेंगे। डॉक्टर अजय नारायण, कार्डियोलॉजिस्ट, सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल लंदन, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रमन गंगा खेडकर जी, पूर्व हेड साइंटिस्ट ICMR के। डॉक्टर हर्ष महाजन, फाउंडर महाजन इमेजिंग। डॉक्टर अशोक सेठ, चेयरमैन फोर्टिस अस्पताल। डॉक्टर राजेश पारेख, डायरेक्टर जसलोक अस्पताल। डॉक्टर अरविंद कुमार, चेयरमैन सेंटर फॉर चेस्ट सर्जरी मेदांता। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत डॉक्टर नारायण आपसे करना चाहूंगी, क्योंकि ये मामला जो है इंग्लैंड से निकल कर आया। बताया गया कि कोई नया वेरिएंट है जो बहुत ज्यादा संक्रामक है, बहुत ज्यादा जल्दी इसका इन्फेक्शन लगता है। लेकिन क्या डरना उतना ही जरूरी है इससे, या फिर एक वायरस म्यूटेट होते हुए ऐसे कई सारे स्टेजेस से गुजरता है? डॉक्टर नारायण, ये मैं बताना चाहूंगा कि ब्रिटेन में खास करके अभी जो स्थिति है वो काफी गंभीर है। हमारे यहाँ जो नंबर ऑफ केसेस हैं, लास्ट 24 घंटा में करीब 20,426 लोग एडमिट हैं हॉस्पिटल में। ये नंबर ऑफ जो केसेस हैं, ये अप्रैल में अगर कंपैरिजन करें तो अप्रैल में हमारा जो पीक था वो 18,000 कुछ था, और आज के दिन में 20,000 से ऊपर लोग हॉस्पिटल में एडमिट हैं। तो जहां तक डरने की बात है, तो मैं यही बताना चाहूंगा कि अभी तक जो साइंस आया, जो रिसर्च आया, जो स्टडी आई, वो बताती है कि ये घातक नहीं, जैसा आप बता रहे थे अपने रिपोर्ट में भी, कि वो इतनी घातक नहीं है जो अभी तक साबित हुई है। लेकिन उनके उसकी इन्फेक्टिविटी रेट जो होती है, जो जैसे फैलता है, वो 70% ज्यादा है नॉर्मल कोरोना वायरस का जो पहले जो वेरिएंट था उसके मुकाबले। अभी जो ये नया वेरिएंट है जो कि B117 जिसका नाम दिया गया है, और सरकार की जो एजेंसी है NERVTAC, जो कि न्यू इमर्जिंग रेस्पिरेटरी वायरस एडवाइजरी ग्रुप जो होती है, जो सरकार और प्रधानमंत्री को जो एडवाइस करती है, उनका भी एक मानना है कि ये वायरस अभी उतना घातक नहीं है। लेकिन जिस तरह से ये फैल रहा है, हमारे हॉस्पिटल्स में अक्रॉस इंग्लैंड सब हॉस्पिटल्स के बेड भर गए हैं, तो नंबर ऑफ केसेस काफी तेजी से फैल रहे हैं। तो जहां तक इसमें सावधानी बरतने की बात है, तो मैं ये बताना चाहूंगा कि हाँ, सावधानी अभी और भी ज्यादा बरतने की जरूरत है। क्योंकि आप समझें कि खास करके अगर आप इंडिया की परिस्थिति में देखें तो इंडिया की पॉपुलेशन काफी कम है। 65% जो पॉपुलेशन इंडिया का 35 साल से कम उम्र का है, जो कि इंडिया के लिए बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन आप ये समझें कि अगर ये महामारी फैलती है तो जो कमजोर हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो की इम्यूनिटी कम है, उनको रिस्क होना, उनका इन्फेक्शन फैलने की चांस काफी बढ़ जाती है। तो इसलिए जरूरी है कि हम लोग अपना अलर्टनेस लेवल काफी तेज करें। ब्रिटेन की सरकार ने आज आर्मी कॉल कर दिया है, आर्मी का आह्वान किया गया है कि कल से 1500 आर्मी के जवान डिफरेंट हॉस्पिटल्स में, डिफरेंट स्कूल्स में ये जो जांच होती है कोरोना की, उसको तेजी से बढ़ाने का काम करें, ताकि और लोग को हम लोग स्क्रीन करके, उनको सेग्रीगेट करके उनको अलग कर सकें। तो इसलिए जरूरत है कि हम लोग अपनी भी जो तैयारी है उसको और तेजी से बढ़ाएं और कोविड के खिलाफ। गंगा खेडकर जी, आपने जब कोरोना की शुरुआत हुई थी उसके बाद से हर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने देखा आपको, हमने हर एक चीज जो कोरोना की एक एक करके हमने समझी, आप ही के जरिए समझी थी। लेकिन आज जो एक नई जगह पर हम खड़े हो गए हैं, ये कितना अलग हम समझे? एक वेरिएंट अगर कहते हैं कि कोरोना 2.0, ये कितना अलग हम समझे? और लोग क्या अपनी सावधानियों में कोई फर्क होगा, या फिर हम समझे जो अभी तक सावधानियां थी बस उसे ही कुछ ज्यादा बढ़ा लेना है? देखिए, ये आरएनए वायरस है। आरएनए वायरसेस अक्सर म्यूटेट होते जाते हैं। हर म्यूटेशन को हम डरते नहीं हैं। सिर्फ इसमें एक चीज हुई है जो यूके के वेरिएंट में है, ये स्पाइक प्रोटीन के अंदर ये म्यूटेशन हुआ है। अब एक म्यूटेशन से बहुत सारा फर्क पड़ेगा ऐसे तो लगता नहीं है, फिर भी हमको थोड़ा सा एतबार रखना ये जरूरी है। हम लोगों ने इस बीमारी के खिलाफ ऐसे हिसाब से अगर आप देखें तो सबसे अच्छी लड़ाई लड़ी हुई है। हमारे यहाँ हमारा आउटब्रेक जो है वो देरी से आने के लिए, 5 महीने देरी से आने के लिए हमने लॉकडाउन लगाया था, उसका पालन भी अच्छा किया। आज ये अच्छे पालन की वजह से हमको अभी भी क्या दिख रहा है, तो फर्स्ट वेव अभी अभी खत्म हो रही है। हमको अगर दूसरी वेव आने नहीं देना है तो हमको ये जो डिक्लाइन दिख रहा है इन्फेक्शन में, इसका गलत अर्थ समझ के हमने अगर कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अगर पालन नहीं किया तो हमको फिर यही विषाणु ज्यादा फैले हुआ दिखने का डर रहेगा। इसलिए हमको दूसरा कुछ और करने की जरूरत नहीं है।
हमको यही कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करना है। सरकार ने ये भी ऐलान किया है कि जो भी ब्रिटेन से आते हैं उनका RT-PCR भी होगा। जो भी यात्री हमारे देश में आना चाहता है उनको 72 आवर्स पहले RT-PCR करना पड़ेगा और वो RT-PCR निगेटिव रहे तो ही आना है। सब लोगों ने सरकार का सपोर्ट करना चाहिए। डर के मारे खुद वहां से भाग के जाना और वो एड्रेसेस न मिलना, इस किस्म का जो बात हमको दिखाई दे रही है, ऐसे नहीं करना है। हर इंडिविजुअल ने रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर अगर बताया तो हमको नहीं लगता है कि इस बीमारी के खिलाफ हमको लड़ने में बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। जो हो रहा है वो तो होना था, उसके खिलाफ लड़ने में वही कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर हमको चालू रखना है। वाकई बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था, क्योंकि अगर शुरुआती दौर में हम देखें तो ठीक है, उस समय कोरोना के बारे में बहुत ज्यादा लोगों को जानकारी नहीं थी, एक स्टिग्मा की तरह उसके साथ जुड़ जाता था, इसीलिए कई लोगों ने छुपाया, लेकिन वो भी धीरे धीरे खुल गया। अब आज की तारीख में अगर लोग आते हैं, यात्री आते हैं और ऐसे गायब हो जाते हैं इस तरह के एक संक्रमण में, तो ये बहुत ही गैर जिम्मेदार रवैया है और सभी लोगों को कम से कम इसमें सहयोग जरूर देना चाहिए। लेकिन डॉक्टर महाजन, सिर्फ एक इंग्लैंड नहीं बल्कि उसके बाद एक के बाद एक खबरें आने लगी कि दूसरे देशों के भी अलग अलग वेरिएंट्स हैं, अलग अलग जगहों से कोरोना का जो वायरस है वो अलग रूप में नजर आ रहा है और इसीलिए लोगों के मन में एक संशय सा, कई सारे सवाल उठने खड़े हो गए। अभी की स्थिति क्या हम बस ये समझेंगे किसी भी डिजीज के लाइफ साइकिल में ये नॉर्मल चीज है या फिर बहुत अलग? ये बहुत नॉर्मल है। जैसे डॉक्टर गंगा खेडकर ने भी बताया, ये RNA वायरस है, इसमें म्यूटेशन होते हैं और हजारों हो चुके हैं। सिर्फ उसी के कारण हमें घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। म्यूटेशन ऐसा हो जो जैसे इंग्लैंड वाला हुआ या आपने बोला कि कहीं और देशों में, साउथ अफ्रीका में भी एक इससे मिलता जुलता म्यूटेशन हुआ है जिसके कारण संक्रमण बढ़ गया, कंटेजियसनेस बढ़ गई, इन्फेक्टिविटी बढ़ गई कि पहले अगर वो एक आदमी को इन्फेक्ट करता था तो अब वो 1.7 को इन्फेक्ट करने लगा। पर घबराने की बात नहीं है। अगर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो इस देश ने काफी अच्छी तरह पालन किया है, अगर उसको हम कंटिन्यू रखेंगे और वो 3 बहुत ही सरल सी चीजें हैं, मास्क डालना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना और हाथों का हाइजीन का ख्याल रखना, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। बाकी ये आगे चल के भी रूप बदलता रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा भी हो सकता है ये रूप बदल के लेस कंटेजियस हो जाए। एक जो अच्छी बात अभी तक जो हमें पता है वो ये है कि इसकी जो क्षमता थी, जो विरुलेंस थी, वो नहीं बढ़ी है। वो अभी वैसी ही है जैसे पहले वाले वायरस में थी। इस म्यूटेशन से इन्फेक्टिविटी बढ़ी है, पर उसका जो विरुलेंस है वो नहीं बढ़ी। तो घबराने की बात बिल्कुल नहीं है। और ये पहला म्यूटेशन नहीं है, हजारों म्यूटेशन हुए हैं। ये एक सिग्निफिकेंट म्यूटेशन है, आगे चल के भी होता रहेगा। आगे दूसरी बात ये है कि अभी तक ऐसा लगता है, विशेषज्ञों का कहना है कि जो वैक्सीन बने हैं और इंडिया में भी 8 के करीब वैक्सीन बन रहे हैं, 3 तो एकदम डिलीवरी के कागार पे हैं, शायद अगले हफ्ते वो शुरू भी हो जाएगा वैक्सीनेशन। वो वैक्सीन अभी भी इसमें असर करेंगे। तो इंडिया एक्चुअली, भारत इस समय बहुत ही अच्छी सिचुएशन में है कि जो पहला वेव था वो खत्म होने वाला है। हम कम से कम नंबर्स पे पहुंच गए हैं, वैक्सीनेशन शुरू होने वाला है। तो ये दोनों चीजें मिलके हमें इस जो बीमारी है उससे इजाद दिलवा सकती है। डॉक्टर सेठ, लेकिन इन सारी चीजों के साथ एक और चीज है और वो है उत्तर भारत में भयंकर ठंड। क्योंकि कोरोना की शुरुआत से हम लगातार इस बात को डिस्कस करते थे कि क्या गर्मी आने पे कोरोना चला जाएगा, ऐसा हुआ नहीं।
लगा जैसे किसी मौसम का कोई असर नहीं, लेकिन ठंड के समय में जो नॉर्मल सिम्टम्स एक इंसान में आते हैं उस वजह से थोड़ा पैनिक का सिचुएशन हो ही जाता है। अब अगर मौसम विभाग की तरफ से भी कहा गया है कि ठंड का ये महीना बहुत भीषण होगा और थोड़ा और चलेगा, तो इसमें हम समझे कि इसका कोई डिजीज से, कोई कोरोना से, डिस्पाइट ये कि वैक्सीनेशन शुरू होने वाला है, उससे कोई सीधा रिश्ता बनेगा? ऐसी बात है कि ये भी देखा जा रहा है। पहले तो एक लोगों को शायद समझ नहीं आ रहा कि ये म्यूटेशन क्या है। सो म्यूटेशन ये होता है कि एक वायरस अगर सरवाइव करना चाहता है वो अपने आप को चेंज कर लेता है, उसके आरएनए सीक्वेंसिंग होती है, और अगर उस सीक्वेंसिंग को चेंज कर दे तो कई बार वो ज़्यादा वेरुलेंट हो सकता है। ये सोचिए कि उसने अपना सर्वाइवल एक एडवांटेज ले लिया, क्योंकि अब एंटीबॉडीज़ आ गई हैं, लोगों के अंदर एंटीबॉडीज़ हैं, लोगों ने एंटीबॉडीज़ ली हैं ट्रीटमेंट के लिए। जब भी देखा गया है कि हम वायरस पे वार करते हैं तो वायरस कॉमनली अपने सीक्वेंसिंग, अपने को शेप को चेंज करता है, आरएनए सीक्वेंस को। कई वायरसेस चेंज करते हुए एक्सटेंट भी हो जाते हैं, बट कई बार वायरसेस ज़्यादा इफेक्टिव, ज़्यादा मल्टीप्लाई करते हैं और ज़्यादा डेंजरस हो जाते हैं। एक बात मैं कहना चाहूँगा, मैं ये नहीं कहना चाहता कि हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। चाहे आपको ये, हमें सबको समझना है कि अगर वायरस ज़्यादा विरुलेंट है और ज़्यादा लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है, तो चाहे ये ज़्यादा लोगों को ना मारे, चाहे इसकी विरुलेंसी और डेंजरस ना भी हो, बट अगर ज़्यादा लोग इफेक्ट होंगे तो ज़्यादा लोग सीरियस भी होंगे और ज़्यादा लोगों की डेथ भी हो सकती है। तो प्रिकॉशंस और इसका बार बार देखना, ध्यान रखना, ख्याल रखना, और ये भी वायरस और आगे जाके चेंज ना हो, एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। सतर्क रहना तो हमारे गवर्नमेंट के लिए और हमारे लिए अब से अनिवार्य हो गया है। जो चीज हम सोचते थे कि अब बाहर जाके हम एंजॉय करें, मास्क उतारे, और देखा जा रहा था, चाहे हम कहते हैं कि हिंदुस्तान ने अच्छा पालन किया, बट आप फिर भी देखिए कि लोग अब लाइफ को एंजॉय करना शुरू करना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, पार्टीज करना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, और ज्यादातर लोग तो मास्क को गले के चारों तरफ बांध के एक ऑर्नामेंट की तरह घूमते हैं। अब हमेशा सतर्क रहना है, क्योंकि ये जो वायरस आया और विलेंस हुई तो ज्यादा लोगों को इन्फेक्ट करेगा और मौतें भी ज्यादा हो सकती है इस वजह से। सेकंड बात आई, ये भी अनफॉर्चुनेटली देखा जा रहा है कि ये जो आजकल का मौसम है, ये वही मौसम है जो इंग्लैंड का मौसम है, जहां पे ये वायरस ने मल्टीप्लाई किया है। तो एक सेकंड कंसर्न भी है कि ये वायरस ऐसे मौसम में ज्यादा मल्टीप्लाई कर सकता है। आपको पता ही है कि फ्लू भी विंटर्स में ही होता है और फ्लू विंटर्स में ज्यादा होता है। इसी तरह कोरोना वायरस का ये म्यूटेशन इस मौसम में ज्यादा खतरनाक हो सकता है, ज्यादा लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। हाँ, ये जरूर है कि आजकल लोगों को फ्लू भी होगा, और आफ्टर ऑल कोरोना वायरस भी एक फ्लू वायरस है। तो लोग सोचेंगे कि हमें कहीं कोरोना हो नहीं रहा हो, कहीं हमें खांसी जुकाम सर्दी है, तो वो प्रिकॉशंस और अपनी टेस्टिंग कराना, सतर्क रहना, फैमिली का ख्याल रखना, बड़े बूढ़ों का ख्याल रखना अब अनिवार्य है। अभी हम सबको कह रहे हैं कि आप फ्लू वैक्सीन लगवाएं, फ्लू से बचें, और सून होपफुली कोरोना वायरस की वैक्सीन आ जाएगी। अब तक ये सोचा जाता है, बट ये श्योर नहीं है कि ये वायरस, ये वैक्सीन इस वायरस से प्रिवेंट करेगी। उम्मीद यही है, क्योंकि ये आरएनए पे है, ये स्पाइक प्रोटीन की चेंज है। लकीली ये वैक्सीन स्पाइक प्रोटीन्स की ही एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर रही है, तो होपफुली ये वैक्सीन्स भी इस वायरस से बचाएंगी। बट ये कोई नहीं कह सकता है कि तीसरा म्यूटेशन और खतरनाक म्यूटेशन आ सकता है। प्रिवेंशन 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 जो हमारे हाथ में है, वही हमारा मकसद होना चाहिए। नहीं, सही बात आप कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग मास्क को लेकर उतने सजग नहीं रह जाते। उन्हें लगता है कि चलो अब तो वैक्सीन आ गया। अब हिंदुस्तान में पहली डोज मिलने से पहले ही वाकई गले के आसपास लटका हुआ मास्क मिल जाता है, तो ऐसा लोगों को बिल्कुल नहीं करना है। अगर डॉक्टर्स भी यही बात आपको कह रहे हैं कि दवाई तो आ रही है, अपने रास्ते से आ रही है और आगे भी देखेंगे, लेकिन संक्रमण से बचने का बेस्ट तरीका यही होता है कि आप कम से कम उन बेसिक नियमों का पालन कर लें। डॉक्टर पारिक, चूंकि ठंड की बात हमने की थी और ठंड के दौरान इस तरह के सिम्टम्स की बात, तो उसमें एक बड़ी व्यावहारिक चीज, एक बहुत प्रैक्टिकल मुसीबत लोगों के सामने आ जाती है। वो ये कि गर्मी के मौसम में जब कोरोना का ये संक्रमण आया, तब कहा गया कि जब भी आप बाहर से आ रहे हैं तो आप पूरी तरीके से अच्छे से नहा लें, और उसके बाद अब ठंड के इस मौसम में बड़ी लोगों को यह भी दिक्कत आ रही है कि अब कोरोना से बचने के लिए उस 2 डिग्री या 0 डिग्री की ठंड में भी जाकर वही पूरा रूटीन अपनाना पड़ रहा है।
जी नमस्ते। अभी जो कुछ मेरे कलीग्स ने कहा है वो सचमुच है और उसको मैं वापस बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन ये ठंड के मौसम के बारे में हमको ये समझना चाहिए कि ठंडी का असर नहीं हो रहा है वायरस पर। हम लोग वायरस की मदद कर रहे हैं, हम लोग वायरस की मदद हमारे बिहेवियर से कर रहे हैं। तो जो इंग्लैंड में होता है, इधर होता है, पूरी दुनिया में होता है, वो यह होता है कि जब ठंडी आती है तो लोग अंदर रहते हैं, घर के अंदर रहते हैं और बाहर नहीं निकलते हैं, और वो अंदर रहने से, उसी हवा को वापस ब्रीथ करने से ये वायरस बढ़ जाता है। और दूसरी बात यह है कि हमको ये समझना चाहिए, जैसे हमको बताया है कि ये वायरस तो म्यूटेट होते जा रहा है, इसका अवतार बदलता है। जैसे पहले रामायण महाभारत में लिखते थे कि राक्षस का अवतार बदलता है और फिर लोगों को पहचानने में दिक्कत होती है, वैसे ये म्यूटेशन तो रहता है। लेकिन फिक्र की ये बात है कि इस समय जो वायरस में म्यूटेशंस हुए हैं, 23 कम से कम म्यूटेशन हुए हैं, उसमें से 8 म्यूटेशन एस प्रोटीन, स्पाइक प्रोटीन पे हुआ है, जिससे वायरस अंदर आ सके। तो ठंडी में अगर हम लोग घर में ही रहेंगे तो इससे इन्फेक्टिविटी बढ़ने का चांसेस बढ़ जाता है। अभी बहुत सारे म्यूटेशन होते हैं लेकिन उससे वायरस को कुछ फायदा नहीं होता है, इसलिए वो चले जाते हैं। फ्लू का जो वायरस होता है और दर साल म्यूटेट होता है, लेकिन क्या होता है जब वैक्सीन तैयार होता है तो म्यूटेशन के प्रिपरेशन में वैक्सीन पहले से ही तैयार हो जाता है और बहुत टाइम वो प्रिडिक्शन सही रहता है। काफी ऐसे भी हो जाता है कभी कभी कि वो गलत हो जाता है। अभी जब हमने, और मैंने आपके साथ चर्चा भी की है इसके बारे में, जब हमने मार्च में हमारे कोरोना वायरस की किताब लिखी थी, उसमें 6 पन्ने, 2000 से ज्यादा शब्द सिर्फ म्यूटेशन पे थे, क्योंकि हमको गए मार्च में ये फिक्र थी कि ये तरह का म्यूटेशन आ सकेगा। और हमने लिखा है हमारी किताब में, जो हमने लिखी थी उससे अभी 40 चीजें प्रिडिक्शंस सही आ गई है, और उसमें से एक ये म्यूटेशन का था। तो म्यूटेशन तो आने वाला ही था, म्यूटेशन और भी हो सकता है, होने वाला है, लेकिन हमारी जो बिहेवियर है वो सबसे ज्यादा ये वायरस की मदद कर रही है। तो ठंडी हो या गर्मी हो, जब तक, जैसे मेरे कलीग्स ने बताया है, हम बराबर ठीक तरह से प्रिकॉशंस लेंगे तो वही सबसे ज्यादा हमारी मदद कर सकता है और वायरस को रोक सकता है। डॉक्टर अरविंद कुमार, जो वायरस है वो अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को एक तरह से कहें बदल रहा है, या जिस भी तरीके से नए रूप रंग में नजर आता है, क्या जो एंटीबॉडीज एक व्यक्ति डेवलप करता है इस दौरान, जिसको कोरोना हो चुका हो, उसके शरीर में एंटीबॉडीज हो, या फिर जो हम प्लाज्मा थेरेपी देखते हैं जिसके जरिए एंटीबॉडीज दी जाती हैं किसी व्यक्ति को, क्या वो एंटीबॉडीज नए वायरस से लड़ने में उतनी ही सक्षम रहती हैं? श्वेता जी, आपने बहुत ही अहम क्वेश्चन पूछा है। आजकल हर व्यक्ति के दिमाग में 2 क्वेश्चंस बहुत ज्यादा घूम रहे हैं। एक कि क्या जिसको पुराने स्ट्रेन से कोरोना हो चुका है उसको क्या ये एंटीबॉडीज होने के बावजूद ये नया स्ट्रेन दोबारा से इन्फेक्ट कर लेगा, एक। और दूसरा, जो हमारी वैक्सीन डेवलप हो रही है, जो कि होपफुली कुछ दिन में आने वाली है, तो वो पिछले स्ट्रेन के अगेंस्ट डेवलप की गई है, तो ये वाले स्ट्रेन के खिलाफ वो इफेक्टिव होगी कि नहीं। अगर आप हार्ड डेटा की बात करें तो सच्चाई यह है कि अभी एविडेंस बेस्ड हार्ड डेटा हमारे पास इन दोनों ही सवालों का जवाब देने के लिए नहीं है, क्योंकि इस म्यूटेंट स्ट्रेन को आए हुए अभी कुछ हफ्ते ही हुए हैं और इन सवालों का एविडेंस बेस्ड जवाब आना अभी बाकी है। लेकिन जो एविडेंस अवेलेबल है उसमें, और जो एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है, उसके बेसिस पे एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि जो एंटीबॉडीज डेवलप होती हैं वो किसी एक पर्टिकुलर एरिया या अमाइनो एसिड के लिए नहीं होती हैं, वो एक पूरे सीक्वेंस के खिलाफ होती हैं। और उस सीक्वेंस में अगर एक आध अमाइनो एसिड में कुछ वेरिएशन हो जाएगा तो अनलाइकली है कि पूरे वायरस के जीनोम के खिलाफ जो एंटीबॉडीज डेवलप हुई हैं वो टोटली इनइफेक्टिव हो जाएंगी। और यही एनालॉजी वैक्सीन के टर्म्स में भी दी जा रही है कि जो वैक्सीन डेवलप हो रही है वो पूरे वायरस जीनोम के खिलाफ है, और अगर उसमें बीच में कहीं एक आध अमाइनो एसिड में कुछ इधर उधर वेरिएशन हुआ तो उससे वो पूरा सेट इनइफेक्टिव हो जाएगा, ऐसा अनलाइकली है। तो एविडेंस अभी
न प्लस में है न माइनस में है। मानना जानकारों का यह है कि शायद वो एंटीबॉडीज इस नए स्ट्रेन के खिलाफ भी काम करेंगी, वो वैक्सीन्स इस नए स्ट्रेन के खिलाफ भी इफेक्टिव होंगी, लेकिन हार्ड एविडेंस आना बाकी है। एक चीज जरूर साइंटिस्ट ने कही है कि अगर बाय चांस ये वैक्सीन इसके खिलाफ इफेक्टिव नहीं भी हुई, तो चूंकि मेन जो वायरस जीनोम है उसके खिलाफ वो वैक्सीन बना चुके हैं, तो उसमें थोड़ी बहुत ट्विकिंग करके उसको इस स्ट्रेन के खिलाफ भी इफेक्टिव बनाने में उनको चंद हफ्तों का ही टाइम चाहिए होगा। जितना टाइम अभी लगा है इस सब की जरूरत नहीं है, थोड़ी सी ट्विकिंग करके वो उसको इसके इफेक्टिव भी कर सकते हैं। जी, तो जहां पर वैक्सीनेशन की शुरुआत हो चुकी है उन देशों में क्या इसे लेकर सवाल हैं? अगर एक वैक्सीन पर सवाल उठ जाते हैं किसी वायरस के चेंज होने के साथ, तो वो क्यों होता है और मौजूदा परिस्थिति क्या कहती है? इन सारी चीजों पर चर्चा हमारी आगे जारी रहेगी। वैक्सीनेशन की तैयारियों के बीच ब्रिटेन से पहले कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर सरकार सतर्क है। इस बीच पीएमओ के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार के विजयराघवन ने कहा है कि नए कोरोना से घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि जो वैक्सीन पाइपलाइन में है वो कोरोना के नए वेरिएंट पर भी असरकारक है। फर्स्ट एन अश्योरेंस, वैक्सीन जो हैं पाइपलाइन पे हमारे देश में और बाहर भी, ये इन वेरिएंट्स जो यूके में हैं और साउथ अफ्रीका में भी आए हैं, इनके अगेंस्ट काम करेगी। तो एक इम्पॉर्टेंट अश्योरेंस है कि इस स्टेट पे वैक्सीन के बारे में फिक्र करने की अभी ज़रूरत नहीं है। सो देयर इज नो एविडेंस दैट द करंट वैक्सीन्स विल फेल टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट कोविड-19 ऑन द वेरिएंट्स रिपोर्टेड फ्रॉम यूके और साउथ अफ्रीका। डॉक्टर अजय नारायण, चूंकि सबसे पहले इंग्लैंड में वैक्सीनेशन की शुरुआत हो गई, क्या वहां पर कुछ इस चीज को लेकर मन में संदेह है सबके कि जो नया वेरिएंट आ गया है? क्योंकि बाकी जगहों पर तो खासकर भारत में तो अभी वैक्सीनेशन की शुरुआत होनी है, लेकिन इंग्लैंड में क्या कुछ बदलाव, क्या कुछ नीति को लेकर कुछ चर्चा हो रही है, या फिर पूरी तरीके से वहां पर कन्विंस्ड है और नॉर्मल चल रहा है वैक्सीनेशन का ये ड्राइव? जहां तक वैक्सीनेशन का सवाल है, यहाँ पर वैक्सीनेशन काफी अच्छे स्पीड पे काफी लोगों को दिया जा रहा है। डेली बेसिस पे हर हॉस्पिटल में, जितने एनएचएस हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन का एक कार्यक्रम बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। जो सरकार की जो जीनोमिक्स एडवाइजरी बॉडी होती है, जो कि नर्व टैग एजेंसी जिसको वो रिपोर्ट करती है, प्रधानमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को रिपोर्ट करती है, वो लगातार इस वायरस के स्ट्रेन पर स्टडी कर रहे हैं ताकि जानने के लिए कि ये कितना विरलेंट है, कितना घातक हो सकता है। जैसा मैंने पहले बताया कि अभी तक जो जानकारी मिली है उतना घातक नहीं, इसलिए रेगुलर बेसिस पे प्रधानमंत्री कार्यालय से हर शाम 5 बजे यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाता है, जहाँ के डेली बेसिस पे इंफॉर्मेशन दिया जाता है लोगों को कि इस नए वायरस के बारे में क्या नई चीज पता चली है। अभी तक जो जानकारी मिली है, अभी तक जो इन्फॉर्मेशन मिली है, लोगों को पता है कि जो वैक्सीन वो ले रहे हैं वो नए वायरस के अगेंस्ट भी इफेक्टिव रहेगी। जैसा डॉक्टर अरविंद कुमार जी ने बताया कि ये वायरस में जो चेंजेस होते हैं, म्यूटेशन होते हैं, जो प्रोटीन पर जो चेंजेस होते हैं, उस पर अगर मान लीजिए कि हमारे पास ऐसा कोई नया वेरिएंट भी आता है आज से अगले 1-2 महीने के बाद, कि नया कोई इंपॉर्टेंट वायरस आ जाता है, तो वैक्सीन की खासियत यह है कि अगले 2 से 3 हफ्ते के अंदर में वैक्सीन में वो मॉडिफिकेशन किया जा सकता है, वो चेंजेस किया जा सकता है, ताकि जो नई वैक्सीन हम बनाए वो नए वायरस के खिलाफ अच्छी तरह से काम करे। लेकिन जहां तक अभी लोगों के यहाँ के विश्वास की बात है, लोग अभी सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और वैक्सीनेशन काफी जोर शोर से चल रहा है। गंगा खिड़के जी, एक चीज यहाँ पर समझना चाहूंगी आपसे, वो ये कि अभी तक जिस एज ग्रुप को टारगेट करता था वायरस, बताया जा रहा है कि ये जो नया स्ट्रेन है उसमें उस एज ग्रुप से कम एज वाले लोगों को भी टारगेट कर रहा है। ऐसे में जो वैक्सीनेशन के जो ट्रायल्स हुए हैं, वैक्सीन के जो ट्रायल्स हुए हैं, वो बच्चों पर नहीं हुए हैं, यंगर जनरेशन पर, उस जनरेशन पर नहीं हुआ है। क्या इससे कुछ कॉम्प्लिकेशन होगा? क्या ट्रायल्स में, अब वैक्सीन ट्रायल्स में बच्चों को जोड़ने की कोई योजना भी होगी? नहीं, मेरे हिसाब से मैं एक बोलूंगा कि बच्चों में जो यंगर पॉपुलेशन में हो रहा है, यानी इसका मायना बच्चों में बहुत बड़ा है, ऐसा उनका अभी तक कहना नहीं है। जो भी उनके प्रीप्रिंट्स अवेलेबल है उसमें उनका एक कहना है कि क्या, यानी ये जिस ढंग से तेजी से बढ़ रहा है, हमने अगर स्कूल खोले तो स्कूल खोलने के बाद में क्या तकलीफ होगी, उसके बारे में उन्होंने अंदाज बताया है। अब रहा सवाल कि बच्चों के अंदर क्या होगा, हमको एक समझना है, जितना भी अभी जितनी मालूमात है इस बीमारी के बारे में,
बच्चों में जब ये कोरोना वायरस जब जा रहा है तो उनको सीवियर डिसीज होने की शंका बहुत कम होती है। जो शुरुआती दौर में जो एक सीवियर डिसीज होने वाले तबके की बात हो रही थी, वो जो है वो काफी रेयर किस्म का है। और बच्चों से दूसरा पता ये चला है कि बच्चों से दूसरों को ट्रांसमिशन होने का चांस भी उतना ही कम है जो एडल्ट्स है उसमें। अब रहा सवाल कि इनमें वैक्सीनेशन की ट्रायल करना चाहिए या नहीं, शायद हमको इतना टाइम मिलेगा ऐसे हम कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सिर्फ बच्चों पे और एक बार अगर ट्रायल होना शुरू हो गई तो उसको भी उतना ही समय लगेगा। ये भी समझना हमारे लिए जरूरी है। हमको एक समझना पड़ेगा कि ये जो ट्रायल्स हुए हैं इसमें एक चीज अच्छे ढंग से उभर के आ रही है कि ये सीवियर डिसीज होने को प्रिवेंट करती है। अभी भी जो ट्रायल्स है उसमें ये पता तो करना अभी तक मुश्किल जा रहा है कि एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन प्रिवेंट करती है क्या, ये माइल्ड इन्फेक्शन प्रिवेंट करती है क्या। इसके बारे में थोड़ा डेटा जो आया है वो मॉडर्ना वैक्सीन के बारे में आया है, लेकिन पूरा डेटा अभी तक अवेलेबल नहीं है। लेकिन हमको ये समझ के चलना पड़ेगा कि जिस किसी को भी शायद ये वैक्सीन दी जाए, ऐसा तो कोई साइंटिफिक कारण नहीं है कि उनको वैक्सीन देने के बाद में प्रोटेक्शन नहीं आएगा, क्योंकि ये ओल्ड एज के पॉपुलेशन में इसका इम्यूनाइजेशन या टेक अच्छा रहता है। तो छोटे बच्चों में या उनमें कोई अलग ढंग से बर्ताव होगा ऐसे समझने के लिए कोई हमारे पास एविडेंस तो है नहीं। लेकिन ये बात सही है, बच्चों में ट्रायल करने के लिए हमको टाइम लगेगा। अगर करना है तो हमको ऐसे ही सोच के आगे बढ़ना पड़ेगा। जी डॉक्टर महाजन, 29 दिसंबर है आज, 2 दिन में नए साल का जश्न लोग मनाना चाहेंगे। एक तरह से हम देख रहे हैं कि इतने महीनों से जो लोगों के मन में है कि काश खुशियां मनानी शुरू कर दें, क्या ये बहुत जल्दबाजी होगी कि लोग जश्न के मूड में आ जाएं? क्या इस साल में एक और दिन की आहुति लोगों को देनी चाहिए ये सोचकर कि सावधानी बेहतर है? इसमें कोई शक नहीं है कि सावधानी बेहतर है और सावधानी लाजमी है। अगर हम ये सोचेंगे कि ये अब न्यू ईयर्स ईव आ रही है, नया साल आ रहा है, हम वैसे ही मिलें जैसे हम मिलते थे, तो आप याद रखें कि जब इंडिया में ये बीमारी शुरू हुई 30 जनवरी को, तब चंद ही केस थे। जब लॉकडाउन हुआ तब केवल पूरे इंडिया में 500 केस थे। पर आज भी जब हम कहते हैं कि ये एपिडेमिक खत्म हो रहा है इंडिया में या इसकी सीमा कम हो गई है, तो फिर भी 20,000 केस हो रहे हैं। तो इसको मद्देनजर रखते हुए अगर हमने अपना गार्ड डाउन किया, अगर हमने प्रिकॉशन लेने कम किए, अगर एक दिन की चाह में कि हम दोस्तों को मिल लें, अपने रिलेटिव्स को मिल लें और जश्न मनाएं, अगर ये किया तो ये फिर से शुरू हो सकता है। जैसे हम देख ही रहे हैं 8 केस नए पकड़ में आ गए, ये यूके म्यूटेंट वेरिएंट के 6 से 8 हो गए हैं अभी मैंने पढ़ा। तो ये अगर फैलने लगा और ये जल्दी से फैलने लगा, आजकल वैसे भी नॉर्थ इंडिया में ठंड है, अगर कोई भी सेलिब्रेट करेगा तो वो अंदर करेगा, क्लोज स्पेस में करेगा, जहां की वो हवा चेंज नहीं होगी, एक दूसरे के निकट रहेंगे, तो ये फिर से फैलेगा। अभी हमें प्रिकॉशन मेंटेन करने हैं, और अभी ही नहीं, मेरे हिसाब से कम साल से 1.5 साल हमें ये कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर कम से कम फॉलो करना पड़ेगा, तभी हम इससे बच सकते हैं। अगर हम सोचें कि ये खत्म हो गया, वैक्सीन आ गया तो क्या हुआ? अभी पूरे अगर हम आधी भी इंडिया की जनता जो है उसको वैक्सीन देंगे तो कम से कम 1 से 1.5 साल लगेगा। ये नहीं सोचे कि हम और इसीलिए इससे डॉक्टर जीत गए। बहुत बड़ी चुनौती तो हमारी आबादी हो जाती है। ऐसे में किसी भी बीमारी से लड़ाई में ज्यादा बड़ी चीज उसकी दवाई है या उससे बचाव वाली वैक्सीन। यानी हम अभी कोरोना की दवाई के लिए भी जब तक दवाई ना आ जाए तब तक पूरी तरीके से जो सामान्य जीवन हम सोचते हैं, क्या वो उसे जी सकते हैं? सामान्य जीवन तो नहीं, जैसे आपको अभी बताया गया है कि लोगों को समझना है कि जो प्रिकॉशंस जो हमने अभी सीखी हैं वो बहुत अच्छी प्रिकॉशंस है। आफ्टर ऑल सफाई रखना,
हाथ साफ रखना, लोगों से बहुत लोगों या दूसरों एक दूसरों को टच न करके नमस्कार करना, कई चीजें अच्छी हमने सीखी है। बट एक पता है, एक और जो चीज मिस आउट हो रही है अभी ये भी समझने की है कि हमने को तो ये पता चला कि ये जब हमने टेस्टिंग शुरू की इस वेरिएंट की तो पता चला कि 6 लोग हैं, बट इंग्लैंड से तो लोग पिछले कुछ हफ्तों से आ रहे हैं और उनकी टेस्टिंग भी नहीं हुई है, या RT-PCR हुआ भी है तो जीनोमिक टेस्टिंग नहीं हुई है। शायद ये वायरस एक्चुअली ये 6 लोग ही नहीं 600 लोग हों, हो सकता है कि 1000 लोग ऑलरेडी हों। पता है, ये इस वायरस की फर्स्ट जानकारी हुई थी सितंबर में इंग्लैंड में, ये अभी नहीं हुई है। ये फर्स्ट वेरिएंट देखा गया था सितंबर में, ये सिर्फ वेरिएंट म्यूटेंट बढ़ता ही गया तब से, और ये अब एक ऐसी एक स्पेसिफिक म्यूटेंट बन गया है। एक्चुअली मैं सबसे एक विनती करना चाहता हूं, वैक्सीन तो एक हम सोचे सबसे बड़ी वैक्सीन तो सोशल वैक्सीन है, जो मास्क पहनना, जो सैनिटाइजेशन करना, जो फिजिकल डिस्टेंसिंग करना, बट ये सोशल वैक्सीन तो हमें कई महीनों तक चलानी पड़ेगी क्योंकि वायरस की म्यूटेशंस आती रहेंगी। आपको पता ही है कि वायरस जो फ्लू वाला वायरस है हर साल म्यूटेट करता है और उसकी हर साल नई वैक्सीन हमें लेनी पड़ती है नवंबर में, सो दैट हमें फ्लू ना हो। सबसे बचने का, क्योंकि वो वायरस इतना लीथल नहीं है, वो इन्फेक्टिव है बट लीथल नहीं है, तो हम चलते कहते हैं कि फ्लू हो गया, चलो कोई बात नहीं है। ये वायरस इतना ज्यादा इन्फेक्टिव है और हमें पता ही है कि कितना लीथल भी है। कोविड वायरस से कितनी जानें जा रही हैं, गई हैं, और अनफॉर्चुनेटली हमें बड़ा अफसोस है कि कितने लोग कोविड की वजह से मरे हैं। वही ये वायरस भी अगर मल्टीप्लाई कर रहा है मोर, और बाय द वे ये इसके अगर हम नॉर्मल वायरस को कहते हैं कि गले में 1000 टाइम्स एक वायरस 1000 वायरसेस बनता है, तो ये 5000 से 7000 वायरस बनता है गले में। इनफैक्ट इसकी इन्फेक्टिविटी इसलिए ज्यादा है कि एक बंदे के गले में 7 टाइम्स ज्यादा वायरस बनते हैं और 7 टाइम्स ज्यादा वायरस कन्वे होते हैं। अब आप बताओ, आप सोचते हो खतरा किसी भी तरीके से कम नहीं हो रहा है, खतरा बढ़ते ही जा रहा है। वाकई डॉक्टर पारिक, लेकिन हिंदुस्तान जैसे देश में जहां पर आबादी अव्वल इतनी बड़ी है, दूसरा अलग अलग सोच है लोगों की, वैक्सीनेशन ड्राइव उस पैमाने पर वाकई संभव हो पाएगा जितने की जरूरत है इस संक्रमण के चेन को तोड़ने के लिए? बिल्कुल, मुझे तो लगता है हो ही जाएगा। पहले तो हमको ये याद रखना चाहिए कि हमारे जो पॉपुलेशन में नेचुरल वैक्सीनेशन यानी कि जो हर्ड इम्यूनिटी है वो तो आ ही गई है। कितनी हुई है हमको ठीक तरह से पता नहीं है, लेकिन वो आ गई है। इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि 60 से 70% पॉपुलेशन में वैक्सीनेशन हो गया तो ये कैंपेन सक्सेसफुल हो जाएगा। तो मुझे तो लगता है कि ये तो इजीली 60-70% पॉपुलेशन में हो जाएगा। हमने पहले भी देखा है, ये ऐसे नहीं है कि हम लोग पहले ही वैक्सीनेशन ड्राइव कर रहे हैं। हमारा स्मॉल पॉक्स इरेडिकेशन ड्राइव इतना सक्सेसफुल था, पोलियो इरेडिकेशन इतना सक्सेसफुल है। दुनिया से सबसे ज्यादा वैक्सीन इंडिया में बनते हैं। दुनिया में 2 बच्चों में से 1 बच्चों को इंडियन वैक्सीन मिलता है। तो हमको इसमें काफी एक्सपीरियंस है और मुझे तो पूरा कॉन्फिडेंस है कि जो हमको 60-70% वैक्सीनेशन करना है उससे ज्यादा हो जाएगा, और जो नेचुरल इम्यूनिटी हर्ड इम्यूनिटी आ गई है उससे ये बहुत ही काफी हो जाएगा। डॉक्टर अरविंद कुमार, जनरली ये सवाल एस्ट्रोलॉजर्स से पूछा जाता है, लेकिन 2020 तो एक ऐसा साल था जिसमें डॉक्टर ही सबके लिए सब कुछ थे, इसीलिए ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि हम सब कह रहे हैं 2021 हैप्पी न्यू वैक्सीनेशन ईयर होने वाला है हम सब के लिए, लेकिन 2021 वाकई क्या एक नॉर्मल साल होने वाला है? मतलब हम 2020 को भूल पाएंगे इस साल में? देखिए, ये जो 2020 था, मुझे नहीं लगता इसको जिन लोगों ने इस 2020 को जिया है वो अपनी बाकी जिंदगी में कभी भी इसको भूल पाएंगे। आज भी जब मैं मार्च की वो नाइट सोचता हूं जब प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन का ऐलान किया था, उसके नेक्स्ट डे जो सड़कों की हालत थी, हम लोग हॉस्पिटल जाते थे, पूरी सड़कों पे सिर्फ हमारी या 1-2 और गाड़ियां दिखती थी। 1 महीना कैसे वो सप्लाई चेन रही है, किस तरह से पीपीई अरेंज हुए हैं, किस तरह से हम लोगों ने घर में रह करके फिर पेशेंट्स बढ़े, किस तरह से आईसीयू की प्रोटोकॉल्स हुई, आईसीयू सेटअप हुए। आज अगर हम उस सब को दोबारा से रीलिव करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें सिहरन सी होने लगती है कि हमने एक्चुअली वो समय कैसे फेस किया। और
एक तरह से ईश्वर को धन्यवाद करने का भी मन करता है कि ठीक है, किसी ना किसी तरह से हमने अपनी बहुत सारी इनएडिक्वेसीज के बावजूद भी उसको बहुत इफेक्टिवली और बहुत सेफली उसको ओवरकम किया। बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई है, लेकिन हमारे कंट्री का साइज और जो हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर था उसके मद्देनजर अगर एनालाइज करें तो आई थिंक वी डन वेरी वेल। तो 20 को कोई भूलेगा नहीं, और मैं डॉक्टर सेठ की बात को दोबारा रिपीट करके सब लोगों से, और डॉक्टर महाजन ने भी ये कहा था कि प्लीज न्यू ईयर ईव पर इस साल मनाने की जो हमारी एक अर्ज होगी, मैं सबसे हाथ जोड़ के विनती करूंगा उसको अवॉइड करिएगा। ये वायरस कहीं गया नहीं है, ये छुपा हुआ है। ये ना सोचें कि ये वायरस खत्म हो रहा है। एक बार लोगों ने अगर ये कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को गो बाय किया और मिल करके एक कमरे में लोगों ने करा तो फिर जश्न मनाया, तो ये तुरंत वेंजेंस के साथ वापस आ सकता है। हमें 2021 में भी ऐसा बिहेवियर करते रहने के लिए अपने को अभी से साइकोलॉजिकली प्रिपेयर करना है। वैक्सीन आएगी, लेकिन जो वैक्सीन की डोजेजेस की जो प्रोडक्शन होगा और जो हमारी पॉपुलेशन है, 2021 में कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर वैक्सीन से कहीं ज्यादा इफेक्टिव टूल होगा। ये चेतावनी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी के साथ हम एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है हमारे देश को। हमारे देश में बनी पहली कोरोना वैक्सीन मिल चुकी है, उसको मंजूरी मिल गई है, यानी कि कोरोना वैक्सीन पर यह सबसे बड़ी खबर। नए साल के पहले दिन भारत को ये खुशखबरी मिली। भारत में कोरोना वैक्सीन के आपात इस्तेमाल को मंजूरी मिल गई है। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट में बन रही कोविशील्ड को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिल चुकी है। सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की बैठक में ये बहुत बड़ा फैसला कर लिया गया है। यानी ये हुआ, मतलब ये हुआ सीधे सीधे कि जो कोविशील्ड को सीधे ऐश्वर्या पालीवाल हमारी संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ। बताइए ऐश्वर्या। देखिए, मैं आपको बता दूं, बहुत ही महत्वपूर्ण एक नोट जो है वो इस समय मिल चुका है पुणे बेस्ड सीरम इंस्टीट्यूट को। इमरजेंसी यूज़ के लिए जो वो बना रहे थे, जो वैक्सीन वो बना रहे थे कोविशील्ड, उसको इस समय अप्रूवल मिल चुका है। कुछ ही देर के अंदर, जो हमें सूत्रों से पता चल रहा है, एक प्रेस रिलीज़ भी कुछ ही देर के अंदर जारी हो जाएगी। लेकिन जो मीटिंग हुई है, उस मीटिंग के अंदर सीरम जो इंस्टीट्यूट है उसकी कोविशील्ड को मिल चुका है। भारत बायोटेक वो दूसरी वैक्सीन है जिसके बारे में इस समय डिस्कशन चल रहा है। अब ज़रूरी बात यह है कि किस तरीके से वैक्सीन का रोल आउट किया जाएगा। सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, हर कोई अब इसी जद्दोजहद में जुड़ा हुआ है कि वैक्सीन का रोल आउट अब किस तरीके से किया जाएगा। एक्सपर्ट्स का इस समय मानना है कि अगले 10 दिन के अंदर हम देख पाएंगे, क्योंकि हमने देखा किस तरीके से आज तक के ऊपर ही आधारपुरा वाला ने जो अपनी जो फैक्ट्री थी वो दिखाई और उसमें कहा था कि वो पूरी तरीके से तैयार है और कुछ ही दिनों के अंदर रोल आउट भी अब चालू हो जाएगा। बहुत बड़ी खबर हिंदुस्तान के लिए। ऐश्वर्या बनी रही है सबसे बड़ी खबर पर हम आपसे और बातचीत करेंगे, लेकिन मुंबई लिए चलते हैं साहिल जोशी के पास। बहुत ज़्यादा प्रभावित, अगर हमारे देश में सबसे ज़्यादा प्रभावित रहा साहिल तो वो मुंबई रहा। ड्राई रन भी महाराष्ट्र में हुआ ज़बरदस्त। ये कितनी बड़ी खबर और किस तरह से महाराष्ट्र तैयार है अब वैक्सीनेशन, जो सबसे बड़ा कार्यक्रम हिंदुस्तान में होने वाला है, उसके लिए। जी बिल्कुल, खास करके एस्ट्राजेनेका को परमिशन मिलने के बाद ये उम्मीदें लगाई जा रही थी कि सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड को भी इसी तरीके से इजाज़त मिल जाएगी, जो आखिरकार एक्सपर्ट कमेटी के द्वारा उनको अप्रूवल मिल चुका है। हालांकि ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया की तरफ से फाइनल अप्रूवल मिलते ही ये काम शुरू हो जाएगा, लेकिन सीरम इंस्टीट्यूट की तरफ से खास ये साफ कह दिया गया है कि 6 करोड़ डोसेस इस वक्त फिलहाल इंस्टीट्यूट पे तैयार है, रोल आउट के लिए तैयार है। तुरंत ये रोल आउट किया जा सकता है और जिस तरीके से कल अब देश भर के कई शहरों में इसका एक ट्रायल लिया जाएगा, उसके बाद तुरंत ही जो प्रायोरिटी लिस्ट बनाई गई है उसके तहत इस डोसेस का रोल आउट शुरू कर दिया जाएगा। जो सीरम इंस्टीट्यूट ने कहा है कि फिलहाल प्रति मिनट 5000 डोसेस बॉटल में भरे जा रहे हैं और जून तक उनको उम्मीद है कि जून महीने तक ये आम बाजार में भी ये जो वैक्सीन है ये उपलब्ध हो सकती है। लेकिन कुल मिलाकर 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में ये
इस वैक्सीन को रखा जाएगा और उसके बाद उसको रोल आउट के लिए दिया जाएगा। लेकिन 6 करोड़ डोसेस फिलहाल तैयार है, यानी 50 मिलियन के करीब डोसेस फिलहाल तैयार है। आप समझ सकते हैं कि इसकी तैयारी कितनी करके रखी गई है। खुद अदर पूनावाला ने यह स्टेटमेंट दिया है कि कुछ ही मिनटों में अधिकृत तौर पर खुद अदर पूनावाला भी इसकी घोषणा कर सकते हैं। और भारत बायोटेक के बारे में जिस तरीके से ऐश्वर्या कह रही थी कि उसके बारे में फिलहाल डिस्कशन चल रहा है एक्सपर्ट कमेटी के सामने, लेकिन यह बहुत बड़ी खबर है और राहत की बात, खास करके क्योंकि इमरजेंसी यूज यानी आज की तारीख के बाद ये जो वैक्सीन है ये आम जनता के लिए, खास करके जो प्रायोरिटी लिस्ट बनाई गई है, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं या 55 साल के ऊपर के जो व्यक्ति है उनको देने की तैयारी एक तरीके से शुरू हो जाएगी और उसके लिए पूरी तरीके से सीरम इंस्टीट्यूट तैयार है। ये दावा भी अदर पूनावाला की तरफ से किया गया है। बिल्कुल साहिल। ऐश्वर्या, जिस तरह से हमने ड्राई रन चलाया और कल से पूरे देश में ड्राई रन चलाया जा रहा है, अब कोविशील्ड को मंजूरी भी मिल गई है, क्या ये फैसला बहुत जल्दी हो जाएगा कि वैक्सीनेशन बहुत जल्द शुरू हो जाए और इसकी प्रक्रिया क्या होगी? हालांकि डॉक्टर हर्षवर्धन लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं, कोई प्रक्रिया के बारे में जानकारी मिल पाई है ऐश्वर्या? देखिए किस तरीके से पूरा प्रोसेस जारी किया जाएगा, इसमें एक जो फाइनल अप्रूवल है उसके लिए थोड़ा सा हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन जो ड्राई रन हो रहा है उसका कारण यही है। देखिए हिंदुस्तान की जो पॉपुलेशन है, जिस तरीके से लोग यहाँ पे रहते हैं, उसमें से प्रायोरिटी लिस्ट एक बनाई गई है। अब ये बात देखनी पड़ेगी कि वो प्रायोरिटी लिस्ट में जो लोग हैं उन सबको वैक्सीनेशन समय पर दिया जाए। 1 डोज दी जाएगी, 2 डोज दी जाएंगी, इन सब चीज़ों के ऊपर अभी अमल चल रहा है। और ड्राई रन इसीलिए किया जा रहा है ताकि ये पता चल सके अगर कहीं पे कोई लूप होल है, अगर कहीं पे कोई कड़ी कमज़ोर है, उसको मजबूत कैसे किया जाए। इसी की वजह से ड्राई रन भी चालू हो जाएगा और ये बहुत ज़रूरी है। जो हमारी आबादी है, जिस तरीके से हमने देखा जब कोविड आया था, किस तरीके से महाराष्ट्र में जो हालत हुई थी, उन सभी चीज़ों के लिए कल से ड्राई रन चालू हो जाएगा। तो ये इस वक्त हम आपको बता दें, सबसे बड़ी खबर यही है कि हमारे देश को, हमारे देश में बनी हुई पहली कोरोना वैक्सीन मिल गई है। ड्राई रन चल रहा है, इसका इस्तेमाल बहुत जल्द हो सकता है। नए साल के पहले दिन सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी खुशखबरी। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।